मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम उस छड़ी को मत तोड़ना। मुझे पता है इस छड़ी में तुम्हारी जान बसती है। अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो तुम जलकर भस्म हो जाओगी, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा। तुम्हारी जान के बदले मुझे सोना, चांदी, हीरे, जेवरात और असरफिया चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें ये सब देने के लिए तैयार हूँ। आओ मेरे साथ। अब सतीश उस जादूगरनी के पीछे पीछे चला जाता है। जादूगरनी मौका देखते ही सतीश को एक पिंजरे में कैद कर देती है और सतीश के हाथ से वो छड़ी छीन लेती है। पुराने समय की बात है। विशनगढ़ नामक राज्य में एक सतीश नाम का एक चोर रहा करता था। वो पूरे दिन घर में सोता और रात होते ही निकल पकड़ता था चोरी करने के लिए। उसकी पत्नी मीरा उसके चोरी करने से बहुत खफा रहती थी, पर सतीश उसकी बात मानता ही नहीं था। एक दिन वो सभी गांव वालों के सोने के बाद चोरी करके लौटा। उसने सामान देखा तो उसकी भावें सिकुड़ गई। वो अपनी पत्नी से बोला, इतनी मेहनत से चोरी करता हूँ और हाथ में लगता है ये 2-4 फूटी कौड़ी। पूरा गांव ही भिखमंगा है। ऐसे मेरा गुजारा नहीं होने वाला। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचना पड़ेगा। आपको कितनी बार कहा है, गांव में इतनी गरीबी है। लोग पेट काट काट के कुछ धन बचा कर रखते हैं ताकि बुरे समय में उनके कुछ काम आ सके, और आप उसी धन को चुरा लाते हो। भगवान के लिए ये काम छोड़ दीजिए। हमें मेहनत मजदूरी करके खाना है, चोरी का खाने में, और मेरे बच्चे नहीं खाएंगे अब से। तुम तो हर दिन यही बोलती हो और फिर खुद खाती हो और बच्चों को भी शौक से खिलाती हो। मेरी तो ये समझ में नहीं आता, जब ये सब खाना है तो रोज रोज का कलेश क्यों करती हो। मेरी भी कमाई मेहनत की है, इतना आसान थोड़ी है चोरी करना। हाँ, आपको पता है मैं कहीं जा नहीं सकती बच्चों को लेके। बिना खाए जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए खाना पड़ता है। हाँ, तो चुपचाप आराम की जिंदगी गुजारो और आइंदा कभी मेरे काम को गाली ना देना। मैं इस काम को नहीं छोड़ने वाला। हाँ। इतना बोलकर सतीश वहाँ से उठकर चला गया और मीरा हर दिन की तरह खुद को कोसने लगी। उनका रोज का यही था। ना मीरा चोरी का माल घर में पसंद करती थी और ना सतीश चोरी करना छोड़ता था। सतीश आराम से जाकर सो गया और मीरा ऐसे ही बैठी आंसू बहाती रही। अगले दिन सतीश गांव के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने देखा एक बुढ़िया पोटली में कुछ लेके जा रही है। अरे ये बुढ़िया पोटली में क्या लेकर जा रही है? मुझे पता करना होगा। हाँ। अरे काकी, कहाँ इस उम्र में बोझ उठाएगी? ला, तेरे घर तक तुझे छोड़ देता हूँ। तेरा घर भी मेरे घर के पास ही है। ला, मुझे दे। हाँ बेटा, इस उम्र में अब बोझ उठाया नहीं जाता। कल बेटी का विवाह है, बस उसी की तैयारी में लगे हैं। विवाह तो कुछ महीने पहले ही हो जाता, फिर तेरे काका ने कहा एक ही बेटी है, ले दे के विदा करेंगे। बस फसल कट गई, अब कल विवाह है बेटी का। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आना। अरे हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। हाँ। वो दोनों बात करते करते बुढ़िया के घर तक आ गए। सतीश ने कहा, काकी, ये पोटली को कहाँ रखना है? यहाँ रख दे बेटा, कोने में। एक रात की ही बात है। सतीश वो पोटली वहाँ रखकर अपने घर चला जाता है। कल बुढ़िया की बेटी का विवाह है, जरूर कुछ गहने और धन बुढ़िया के घर में रखा होगा। आज रात बुढ़िया के घर में ही चोरी करूंगा। हाँ।
इतना सोचकर वो सबके सोने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई, सतीश उस बुढ़िया के घर की ओर चल दिया और जल्दी जल्दी सारा सामान समेट लिया और अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने देखा उसकी पत्नी सो रही है। सतीश ने उसको जगाया और बोला, अरे भाग्यवान, आज तक मैं तुमको कोई गहने नहीं दे पाया। आज तुम्हारे लिए गहने लाया हूँ, देखो तो जरा। हाँ? कहाँ चोरी की आपने? अरे छोड़ो ये सब, बस देखो कितने सुंदर सुंदर गहने, देखो तो। हाँ? मुझे गहने नहीं चाहिए, अपने पास रखो अपनी मेहनत की चोरी की कमाई। मीरा उठकर दरवाजे पे बैठ गई। वो सवेरे तक ऐसे ही बैठी रही। वो अभी अपनी किस्मत पे आंसू बहा ही रही थी, तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। हाय रे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। आज ही मेरी पुत्री का विवाह है और कल रात को कोई चोर घर के अंदर घुस आया। मैंने पुत्री के विवाह के लिए जो धन और गहने बचा कर रखे थे सब ले गया। उसकी आवाज सुनकर मीरा भागते हुए आई। सतीश भी बाहर आया। अरे काकी, क्या बात कर रही है? गांव में चोर घुस आया है। तू आवाज लगा लेती तो हम लोग यही तो रहते हैं, जाने नहीं देते उस चोर को। हाँ, बता दे रहे हैं। बेटा, मुझे पता ही नहीं लगा चोरी कब हुई। सतीश बुढ़िया के साथ खड़ा होकर चोर की काफी देर तक गाली देता रहा और मीरा उसको घूरती रही। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। सतीश ने वो सारा धन और गहने भी बेच दिए। कुछ ही दिन में वो सब भी खत्म हो गया। एक दिन वो सोचने लगा, हाँ, मुझे ऐसे ही किसी बड़े खजाने की तलाश है जो सालों साल चले। बुढ़िया के घर से चोरी करने के बाद बड़े सुकून के दिन गुजरे हैं, पर अब फिर से वही सब दिन आ गए हैं, फूटे टूटे। मुझे कुछ और सोचना होगा। हाँ। होते ही वो चोरी करने नहीं गया, जंगल की ओर चल दिया। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। सतीश को देखते ही वो बोला, अरे कब से मैं यहाँ तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। दिन में तूने बोला था मिलने के लिए। सब ठीक तो है ना भाई? अपने धंधे का बस ऐसा ही है। कहीं तुमको चोरी करते हुए किसी ने देख तो नहीं लिया है? अरे ऐसा नहीं है मोहन, मैं ये सोच रहा था, हम दोनों रात दिन मेहनत करते हैं और हाथ क्या लगता है, थोड़ा बहुत धन। हम जान पे खेलकर चोरी करते हैं, इसलिए इन गरीबों में गुजारा क्यों करें? हाँ? अरे तो कहना क्या चाहता है भाई? साफ साफ बोल। अरे मैं ये चाहता हूँ हम छोटी मोटी चोरी छोड़ के कहीं बड़ी जगह पर हाथ मारे। हमें महल में चोरी करनी चाहिए, उससे हम एक ही बार में माला माल हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो अरे ना ना ना, ये तो सोचना भी मत। गांव में चोरी करना फिर भी आसान है, कोई पहरेदार नहीं होता। पकड़े भी जाए तो भागने का रास्ता भी है। यदि महल में पकड़े गए तो राजा पूरी जिंदगी के लिए कारावास में डाल देंगे। हाँ। अरे इतने दिनों से चोरी कर रहे हैं, कभी पकड़े गए क्या? नहीं ना। मैं तुमसे कह रहा हूँ, हमें चोरी करते हुए बहुत समय हो गया, हम नहीं पकड़े जाएंगे। मेरी बात मान, एक बार चोरी करेंगे और पीढ़ी की पीढ़ी बैठ के खाएगी। हाँ, नहीं तो। हाँ। मोहन तैयार तो नहीं था, पर सतीश की जिद ने उसको मना ही लिया। वो महल में चोरी की योजना बनाने लगे। अच्छा ठीक है, कल रात को महल में चोरी करेंगे। अब घर चलते हैं, सुबह होने वाली है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, अभी घर चलते हैं। वो घर की ओर जा ही रहे थे, तभी उनको घोड़े के चलने की आवाज आती है।
सतीश, देखा तूने? इतनी रात को घने जंगल की ओर कोई घोड़े पर जा रहा है। कौन हो सकता है? पूरा गांव चैन की नींद सो रहा है कि कौन है जो इतनी रात को हमारी तरफ बेचैन होकर जंगल की ओर बढ़ रहा है। चलो देखते हैं। तू ठीक कह रहा है भाई, चल चल चलकर देखते हैं। हाँ। मोहन और सतीश दोनों उस आदमी के पीछे चल देते हैं जो घोड़े पे बैठा हुआ था। अरे मोहन, ये तो महल का मंत्री है। ये इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ। अरे पता नहीं भाई, यदि ये मंत्री यहाँ है इस समय तो कोई ना कोई घर पर जरूर है। हमें इसके पीछे पीछे चलकर देखना चाहिए। हाँ। दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। मंत्री ने आसमान की ओर देखा। सुबह होने में कुछ ही समय बाकी था। मंत्री ने एक मंत्र पढ़ा। नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः नमो नमः। उसके मंत्र पढ़ते ही वहाँ एक तोता आया और देखते ही देखते वो तोता एक सुंदर सी छड़ी में बदल गया। ये देखकर मोहन और सतीश बहुत हैरान हुए। अरे ये तोता छड़ी में कैसे बदल गया? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ भाई, ये कैसे छड़ी में बदल गया? मंत्री ने उस छड़ी को हाथ में लिया और एक गुफा के पास आया। उसने वो छड़ी गुफा की तरफ घुमाई जिससे वो गुफा खुल गई। मंत्री गुफा के अंदर चला गया और वो दोनों बड़े हैरान हुए। अरे इस छड़ी से गुफा का द्वार कैसे खुल सकता है? अरे हाँ भाई, ये तो कोई जादुई छड़ी है। चुपके से अंदर चलते हैं, चल चल। अंदर गए तो फंस सकते हैं। यही बैठकर मंत्री के वापस आने की प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, मगर अंदर जाके देखना भी तो है इस मंत्री ने ऐसा क्या छुपाया यहाँ। यहाँ बैठ के कुछ पता नहीं चलने वाला। हाँ चल 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 चलते हैं। हाँ भाई मोहन, तू ठीक कह रहा है। चल भाई चल। दोनों अंदर चुपके से चले जाते हैं। वो अंदर आकर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। यहाँ मंत्री ने राजा का ढेर सारा खजाना छुपाया हुआ था। वाह, कितना खजाना है मेरे पास। मूर्ख राजा मुझ पे इतना भरोसा करता है, उसको क्या पता मैंने उसके महल से इतना खजाना यहाँ जमा कर लिया है। जिससे मेरी पीढ़ी के भी काम आ सके, और ये मेरा अधिकार भी है। मैं इतनी मेहनत जो करता हूँ महल में, आधे खजाने पे तो मेरा अधिकार होना ही चाहिए। हाँ। मंत्री अपनी खुशी में इतना खोया हुआ था, उसको ये पता ही नहीं लगा दो शातिर चोर उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। अरे भाई, इतना खजाना है, मंत्री के जाने के बाद सारा खजाना घर लेकर जाएंगे। हाँ। अरे मंत्री जाएगा भी तो अपनी जादुई छड़ी से इसका द्वार बाहर से बंद करके जाएगा। यहाँ हम खजाने के साथ ही दफन हो जाएंगे। अभी यहाँ से निकलना होगा, बाद में सोचते हैं। खजाने के बारे में हमको पता तो लग ही गया है, खजाना छुपा कहाँ है। हाँ हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, हमें भी चलना चाहिए। फिर मंत्री ने वहाँ कुछ और खजाना रखा और वापस जाने के लिए मुड़ने लगा। उससे पहले ही सतीश और मोहन चुपके से वहाँ से खिसक गए। अगले दिन मोहन और सतीश गरीब किसान बनकर महल गए। सैनिक महल के द्वार पे खड़े थे। हमें मंत्री जी से मिलना है। हाँ। अरे मंत्री जी तो महाराज के साथ राज्य की भलाई के लिए जरूरी बात कर रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते अभी। चलो जाओ। अरे हमें उनसे बस कुछ ही देर का काम है, हम बहुत मुसीबत में हैं। गांव में मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं, क्या करे कैसे करे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका हल मंत्री जी ही निकाल सकते हैं। हाँ, एक बार मंत्री जी से मिलवा दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। हाँ।
सैनिक ने देखा वो दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। सैनिक ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा ठीक है, मैं अभी मंत्री जी को बता कर आता हूँ, रुको यहीं। थोड़ी देर में वो सैनिक वापस आया। अच्छा, मंत्री जी तुमसे मिलने के लिए तैयार हैं, तुम अंदर जा सकती हो। हाँ। वो दोनों अंदर चले गए। मंत्री जी, आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अरे अकेले में क्यों, यही बोलो सबके सामने। हाँ। नहीं मंत्री जी, हमें आपसे अकेले में ही बात करनी है। कुछ बात ऐसी है जो सिर्फ आपसे ही कर सकते हैं हम। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो। वो दोनों के साथ बाहर आ गए। अब मंत्री जी वहाँ अकेले थे। जब सतीश ने मंत्री से अकेले में बात करने की बात रखी तो महारानी का माथा ठनका। वो चुपके से उठकर उनके पीछे पीछे चल दी और कुछ दूरी पे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। मंत्री उन दोनों की ओर देखकर बोला, अच्छा बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? हाँ बोलो। मंत्री जी, मैं आपका भविष्य देख सकता हूँ। मुझे पता है कल क्या होने वाला है और आज क्या हो चुका है। हाँ। तुम्हें मूर्ख बनाने को नहीं मिला हूँ। अरे जाओ जाओ यहाँ से, जाओ, और भी काम है मुझे। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आते हैं रोज महल में। चलो जाओ यहाँ से। हाँ कहीं क्या। मैं सच कह रहा हूँ मंत्री जी, आप बोलो तो मैं आपको कुछ आपके बारे में भी बता सकता हूँ। जैसे कि जंगल में वो आपका तोता जादुई छड़ी में बदल जाता है। उस गुफा के अंदर आपने राजमहल का खजाना छुपा कर रखा है, राजा और महारानी की, हाँ, चोरी से। हाँ। ये सुनकर मंत्री बेचैन हो उठा। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से बोलो, और क्या क्या जानते हो तुम उसके अलावा? हाँ, जल्दी से बोलो। अरे मैं ये भी जानता हूँ, जहाँ वो खजाना है उसके नीचे खुदाई करो तो और भी खजाना मिलेगा। उसके नीचे बहुत खजाना दफन है। यदि आपको हमारी बात पे यकीन नहीं होता तो हम वापस चले जाते हैं। हाँ। इतना बोलकर वो दोनों जाने लगे तो मंत्री ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, मैं करूँगा वहाँ खुदाई। मुझे और खजाना चाहिए। हाँ, मुझे और खजाना चाहिए। सतीश और मोहन बहुत खुश हुए। आज रात को तुम दोनों मुझे उसी जंगल में मिलना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। हाँ। महारानी ये सब सुनकर अचंभित रह गई। मंत्री ने हमारे राजमहल में चोरी की, वो भी इतनी सारी। मुझे तो पहले से ही मंत्री पे शक था, पर महाराज मेरी बात सुनने तब ना। आज कुछ भी हो जाए, महाराज को मेरी बात सुननी पड़ेगी। आज मैं उनको मंत्री का सच बता कर रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। महारानी भागते हुए राजा के पास आई। महाराज, महाराज गजब हो गया। अरे क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ बताओ मुझे। मंत्री ने महल में चोरी की है। कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बहुत बड़ी चोरी। और उसने वो सारा खजाना जंगल की गुफा में छुपा कर रखा है। वो हमारे महल में काम करते हैं, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे होश में आओ महारानी, क्या बोलने जा रही हो? वो मंत्री है हमारे, ऐसे नीच काम थोड़ी करेंगे। और रही बात धन की, तो वो जितना चाहे ले सकते हैं। उनको चोरी करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं उन्हें चोरी करने की। वही तो महाराज, उनको चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने चोरी की। पर क्यों? आप पूछिए ना उनसे। मुझे मंत्री पे कई बार शक हुआ, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज आखिरी बार यकीन कर लीजिए। आज रात वो जंगल में उसी खजाने की गुफा को खोलने जाएंगे। उन्होंने शाही खजाना छुपाया है। यदि मेरी बात झूठ हुई तो उसके बाद आप जीवन में कभी भी मुझ पे भरोसा न करना। आखिरी बार, बस आखिरी बार। अरे इतना समय नहीं है हमारे पास जो हम अब औरतों की बातों में आकर अपने होनहार मंत्री को खो दे।
आप अपने कक्ष में जाइए और आराम कीजिए। हमें राज्य के अहम कामों को पूरा निपटाना है। महारानी दुखी मन से वहाँ से चली गई और राजा अपने कामों में मशरूफ हो गए। ना जाने आज राजा का मन काम में लग ही नहीं रहा था। बार बार उनको महारानी की बोली हुई बातें याद आ रही थी। राजा अपनी जगह से उठे और टहलने लगे। महारानी को डांटने के बाद उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने अपना घोड़ा लिया और जंगल की ओर निकल गए। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे। वो उसी जगह पहुँचे जहाँ का पता महारानी ने बताया था। एक जगह उनको चिलम की रोशनी दिखाई दी। राजा वहीं रुक गए। महाराज, आप यहीं रुकिए, खतरा हो सकता है। हम जाकर देखते हैं महाराज। हाँ, कुछ देर तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। जल्दी बताओ, कहाँ दफन है खजाना? मैं खुदाई करूंगा और आपस में हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेंगे उसे। हाँ, बताओ कहाँ है वो? मंत्री भाई, ये सब खजाना ही तो है। चलो बांटो इसको 3 हिस्से में। हाँ। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मंत्री जी, सतीश भाई ठीक कह रहे हैं। ये कोई भविष्य देखने वाला नहीं, चोर है चोर। वो भी ऐसे चोर जो आज तक पकड़े नहीं गए। हाँ ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम कहीं भी चोरी कर सकते हो, पर मेरे खजाने को नहीं चुरा सकते। मैं तुमको कारावास में डलवा दूंगा, सारी जिंदगी वही सड़ना। हाँ, बता रहे हूँ। अरे कारावास में तो तब डालोगे ना मंत्री जी, जब राजा हुक्म देंगे। उसके पहले नहीं डाल सकते ना। अब इस खजाने के 3 हिस्से करो और बांटो हम में, नहीं तो अभी जाकर राजा को सारा सच बता देंगे। फिर इस खजाने का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ। उसकी बात सुनकर मंत्री बुरी तरह डर गया। उसका राज अब 2 शातिर चोरों के सामने आ चुका था। उसने मन में सोचा, अभी इस खजाने के 3 हिस्से करने में ही भलाई है, कुछ तो हाथ लगेगा। राजा को इन्होंने सच बता दिया तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। और कारावास अलग से मंत्री ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं इस खजाने के 3 हिस्से करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ऐसा बिल्कुल मत कहना। सतीश और मोहन बहुत खुश हो गए। अभी वो तीनों कुछ बोल पाते, तभी उनको राजा की आवाज सुनाई दी। मंत्री, मुझे तुम पे कितना भरोसा था। तुम्हें मेरे भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए था। हाँ। तीनों ने सामने देखा जहाँ राजा खड़े हुए थे। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। सतीश और मोहन ने एक दूसरे को देखा और इशारा किया। राजा ने उन दोनों की ओर देखा तक नहीं और मंत्री की तरफ बढ़े। उनको देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उनकी आंखों से पट्टी हटा दी हो और वो ये सब सह नहीं पाए हो। मोहन और सतीश मौका देखकर वहाँ से खिसक लिए। मंत्री, मैं तुम पे कितना भरोसा करता था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? महारानी मुझे बार बार बोलती रही, परंतु मैंने उसकी एक न सुनी। मैं आपके लिए अपनी महारानी से लड़ता रहा, जलील करता रहा उनको, और फिर भी आपने मेरी ही पीठ पर वार कर दिया। हाँ। मंत्री जी जो न जाने कब से चुप था, अचानक हंसने लगा। महाराज, आपको एक आंख खुली रखनी चाहिए थी ना। किसने कहा था अंधे होके विश्वास करने को? अब सच सामने आ ही गया तो मुझे मजबूरन आपको मानना होगा। अफसोस होगा, परंतु मैं मजबूर हूँ। अपना सच सामने आने के बाद आपको मानना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, मैं कारावास में नहीं जा सकता। हाँ। इतना बोलकर मंत्री ने एक झटके से राजा के ऊपर तलवार से वार करना चाहा। उससे पहले ही राजा के सैनिकों ने मंत्री को पकड़ लिया। बहुत डर था ना तुम्हें कारावास में जाने का, अब बाकी की जिंदगी वहीं गुजारना। हाँ। सैनिक राजा के साथ मंत्री को लेके महल आए और मंत्री को कारावास में डाल दिया। महारानी ये सब देखकर हैरान थी। राजा ने महारानी से कहा, महारानी, हम शर्मिंदा हैं। हमने आपकी बात को समझने में बहुत समय लगा दिया। हम शर्मिंदा हैं महारानी। हर चीज का एक समय होता है महाराज, आप ऐसे दुखी ना हो। मुझे खुशी है आपने उस मंत्री को आखिर पकड़ ही लिया। अब हमारा राज्य सुरक्षित है। राजा और रानी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।
और मंत्री को भी उसके किए की सजा मिल गई। मंत्री की सजा देख के अब सतीश ने भी चोरी करना छोड़ दिया। वो भी राजा से बाल बाल बचा था। ये डर उसके दिल में बैठ गया। अब वो और उसकी पत्नी मीरा मेहनत से काम करते और खाते थे। महल से ही नहीं, गांव में से भी चोरी करनी बंद हो गई थी। पहाड़ों के ऊपर एक बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ था, जहां पर एक राजा राज किया करते थे। राजा की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, जिसका नाम मारिया था। मारिया जैसा दुनिया में कोई सुंदर नहीं था, जिस वजह से राजा उसे पलकों पर बिठा कर रखते थे। वह उसे बहुत प्यार करते थे। वहीं राजा अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, तभी वहाँ पर मारिया आ गई, जिस पर राजा ने कहा, अरे मारिया बेटी, बेटा आपसे कितनी बार कहा है कि इस तरह से दरबार में मत आया कीजिए। पर क्यों पिताजी, आप दरबार में आने के लिए मना क्यों करते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी की नजर में आए। हम आपको सभी से छुपा कर रखना चाहते हैं बेटा। पर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसा सोचते हैं। पर बेटी हम आपसे बस ये चाहते हैं कि आपको कोई देखे ना। आप बहुत ही सुंदर हैं ना। यह सुनकर मारिया काफी खुश हुई। वह उसी गांव में एक किसान रहता था। किसान को विहान नाम का एक लड़का था। वह अपने पिता के साथ मिलकर खेती किया करता था। हाँ पिताजी, खेतों का सारा काम हो गया। और कोई काम हो तो बता दीजिए। से लकड़ियां काटने जाते थे। एक दिन विहान खाना बना रहा था। उसने देखा लकड़ियां तो खत्म हो गई है, और तभी उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, लकड़ियां लेने जंगल जा रहा हूँ। ठीक है विहान बेटा, पर जल्दी लौट कर आना, तब तक मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा, और अगर कुछ ताजे फल मिल गए तो उन्हें भी ले आऊंगा। चलिए जाता हूँ मैं। यह कहकर विहान जंगल में चला गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे जंगल घूमने जाना है। अरे नहीं 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 मारिया बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। हमने मना कर दिया ना, बस। क्यों पिताजी, क्यों? आप मुझे जंगल जाने से मना क्यों कर देते हैं? अरे क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ भी हो, इसीलिए। पर पिताजी, मैं तो जाना चाहती हूँ। आप मुझे हर बार मना कर देते हैं। वैसे भी मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी। जाने दीजिए ना पिताजी, जाने दीजिए मुझे। मारिया की ज्यादा जिद करने पर राजा ने इन्हें जाने दिया, पर कहा, ओफो, चलो ठीक है, जल्दी लौट आना। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगी। और इसी तरह मारिया भी जंगल में आ गई। वहीं विहान जंगल आने के बाद लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। विहान जल्दी से उस तरफ गया तो उसने देखा एक राजकुमारी चिल्ला रही थी, क्योंकि उसके सामने एक शेर खड़ा हुआ था। शेर को देखकर विहान भी घबरा गया। उसने राजकुमारी से कहा, आप घबराइए मत। मैं इस शेर को अभी भगाता हूँ, रुकिए। यह कहकर विहान ने एक डंडा उठाया और शेर पर वार किया, जिससे शेर वहाँ से भाग गया। इसके बाद विहान भागकर राजकुमारी के पास आया और बोला, हाँ, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हें डर नहीं लगता शेर से? अरे मैं तो रोजाना इस जंगल में आता ही रहता हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे सब पता है इस जंगल के बारे में। पहली मुलाकात में राजकुमारी मारिया को विहान काफी पसंद आ गया।
वहीं विहान को भी राजकुमारी और इसके बाद उन लोगों की बातचीत शुरू हो गई। वैसे तुम कहाँ रहते हो? मैं पहाड़ों के नीचे जो गांव है ना, वहीं रहता हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मेरे घर पे वैसे तो कोई नहीं है, मैं और मेरे पिताजी हैं, बस। यह सुनकर राजकुमारी कुछ नहीं कह सकी। इसके बाद राजकुमारी ने कहा, अच्छा तो मैं चलती हूँ, देर हो रही है, वरना पिताजी मुझे कल आने ही नहीं देंगे। ठीक है, वैसे क्या आप कल भी यहाँ पर आएंगी? हाँ हाँ, अब मैं यहाँ रोज आया करूँगी। क्या तुम भी आओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आऊंगा। इसके बाद वह दोनों अपने अपने घर लौट गए। महल आने के बाद राजकुमारी विहान के बारे में ही सोचने लगी, क्योंकि वह उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गया था। जब काफी देर तक विहान लौटकर नहीं आया तो किसान काफी परेशान हो गया। ये अभी तक विहान लौट कर आया क्यों नहीं? आज तो इसे बहुत ही ज्यादा देर हो गई। कहाँ रह गया ये? तभी उसे विहान आता हुआ दिखा और उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा, आज तो तुम्हें जंगल में काफी देर हो गई, क्या हो गया? पिताजी, आज आपको पता है, राजकुमारी को शेर ने घेर लिया था। मैंने फिर इसीलिए राजकुमारी को बचाया, भगा दिया शेर को। अरे वाह 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही बहादुरी वाला काम किया तुमने। वैसे बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं पिताजी, देखिए मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब हम लोग खाना बना लेते हैं, चलो। इसके बाद वह लोग खाना बनाने में लग गए। अगली सुबह विहान उठा और अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने। हाँ बेटा, पर तुम तो कल ही लकड़ियाँ लेकर आए थे ना, अब क्यों? हाँ हाँ, लेकर आया था, पर वो थोड़ी सी तो है पिताजी, खाना भी नहीं बन पाएगा। अच्छा एक काम करिए, आप खेतों पर जाइए, मैं खाना आपके लिए वहीं पे ले आऊंगा। चलो ठीक है, तुम खेतों पर ही आ जाना, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। यह सुनकर विहान जंगल की तरफ चला गया। जंगल आने के बाद वह राजकुमारी का इंतजार करने लगा, क्योंकि अभी तक राजकुमारी नहीं आई थी। जिस पर विहान ने कहा, अरे राजकुमारी नहीं आई, काफी देर हो गई। तदु उन्हें राजकुमारी आती हुई दिखाई दी। राजकुमारी को देखकर विहान ने कहा, अरे आपको तो बहुत देर हो गई राजकुमारी, क्या बात है? क्या करूं, पिताजी ने आने ही नहीं दिया, काफी कहा तब आ पाई हूँ। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तो तुमसे तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं। मेरा नाम विहान है, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारिया है। यह सुनकर विहान काफी खुश हुआ और इसके बाद वह लोग बातें करने लगे। अब वह लोग अक्सर कई जंगल में मिलने आया करते थे और धीरे धीरे वह एक दूसरे को पसंद करने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक तांत्रिक राजकुमारी मारिया पर नजर रखकर रहा था, क्योंकि तांत्रिक राजकुमारी को बंदी बनाकर उस पर काला जादू करना चाहता था। बस किसी तरह राजकुमारी मेरे हाथ में लग जाए, फिर मैं बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगा, क्योंकि राजकुमारी ने ऐसे नक्षत्र में जन्म लिया है जिससे उनकी बलि देने से मैं अमर हो जाऊंगा। यह कहकर तांत्रिक काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद वह वहाँ से चला गया। तांत्रिक के पीछे ही एक भेड़िया खड़ा हुआ था, जो अक्सर कर राजकुमारी और विहान को देखा करता था, और उसने अपने आप से कहा, लगता है ये लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, इसीलिए इस तरह अब रोजाना मिलते हैं। यह कहकर भेड़िया भी वहाँ से चला गया। समय के साथ
6 महीने और बीत गए। राजकुमारी और विहान इसी तरह मिलने लगे। एक दिन विहान के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान हुआ। क्या हो गया पिताजी? आपकी इस तरह से तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या बात है? अरे पता नहीं बेटा, लगता है कि मेरा अब अंतिम समय आ गया है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। ये कहकर विहान वेद को मिलने के लिए चला गया और वह जंगल जाना भूल गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी जंगल आई, पर वहाँ उन्हें विहान नहीं मिला, जिस पर उन्होंने कहा, अरे आज विहान नहीं आया। वैसे तो रोजाना पहले आ जाया करता था, शायद आ रहा होगा। काफी देर हो गई पर विहान नहीं आया, जिस पर राजकुमारी ने कहा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो विहान मुझसे मिलने नहीं आया? ऐसा करती हूँ, उसके घर जाकर देखती हूँ। हाँ। वैसे ही राजकुमारी को किसी ने आवाज दी। राजकुमारी ने पीछे देखा तो वहाँ पर राजा खड़े थे। अपने पिता को देखकर राजकुमारी काफी ज्यादा हैरान हुई। पिताजी, आप यहाँ पर? हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम रोजाना यहाँ आया करती थी हमसे छुपकर। नहीं पिताजी, मैं आपको बताना चाहती थी, पर मैंने आपको। क्या आखिर तुम क्या छुपा रही हो राजकुमारी हमसे? हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप गलत समझ रही हैं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चलिए, अब आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर राजा उसे अपने साथ ले गए। वहीं दूसरी तरफ विहान अपने पिता के पास ही रहा। शाम तक उसके पिता को काफी आराम मिल गया, जिस पर विहान ने कहा, अरे आज तो राजकुमारी से मिलने भी नहीं गया, पर अब तो राजकुमारी भी चली गई होंगी। कोई बात नहीं, कल जब मैं जाऊंगा तो उन्हें सब कुछ बता दूंगा, वो समझ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ शाम होने आई, पर अभी तक राजकुमारी लौटकर नहीं आई, जिस पर राजा काफी परेशान हुए। अरे ये राजकुमारी लौट कर क्यों नहीं आई? आखिरकार वो चली कहाँ गई? क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों है? मारिया आ गई है क्या? नहीं महाराज, अभी तो नहीं आई। मैंने सोचा वह आ गई होगी और आपके पास होगी। अरे नहीं महारानी नहीं, वो अभी तक जंगल से लौट कर नहीं आई है। यह आप क्या कह रहे हैं? महाराज, आप जल्दी से पता करवाइए राजकुमारी कहाँ है। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। ओहो, तुम परेशान मत हो महारानी, मैं अभी सैनिकों को भेजकर राजकुमारी का पता लगवाता हूँ। यह कहकर राजा ने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति, अभी तक राजकुमारी लौट कर नहीं आई है। पता करो कि आखिरकार वो है कहाँ। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अभी सैनिकों को ले जाकर राजकुमारी का पता करता हूँ। ये कहकर सेनापति सैनिकों के साथ जंगल आ गए और राजकुमारी को ढूंढने लगे, पर उन्हें राजकुमारी का कुछ पता नहीं लगा। राजा काफी ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि राजकुमारी का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। हे भगवान, ये मेरी बेटी कहाँ चली गई? इसीलिए तो मैं मना किया करता था कि इस तरह जंगल ना जाया करे। पता नहीं उन्हें ले कौन गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी काफी ज्यादा हैरान हुई और उन्होंने राजा से कहा, आप मुझे यहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? पिताजी, महल तो उस तरफ है ना? मैं तुम्हारा पिता नहीं, बल्कि एक तांत्रिक हूँ, तांत्रिक।
यह कहकर राजा तांत्रिक में बदल गया, जिसे देखकर राजकुमारी काफी हैरान हुई और बोली, इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे पिताजी नहीं हो। बिल्कुल ठीक समझा राजकुमारी, अब चलो मेरे साथ। अरे चलो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। पर तांत्रिक राजकुमारी को जबरदस्ती अपने साथ एक गुफा में ले आया। वहीं अगली सुबह विहान जंगल आया, पर राजकुमारी नहीं आई, जिससे वो काफी हैरान हुआ। तभी उसे वहाँ पर सेनापति दिखाई दिए। सेनापति को देखकर विहान थोड़ा घबरा गया, क्योंकि सेनापति काफी परेशान लग रहे थे। अरे ये सेनापति इतने परेशान क्यों हैं? हाँ, मुझे इनसे पूछना चाहिए। यही कहकर वह सेनापति के पास गया और बोला, क्या हुआ सेनापति, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे युवक, हमारी राजकुमारी खो गई है इसी वजह से। क्या राजकुमारी खो गई? कब से? कल से राजकुमारी का कुछ पता नहीं है। कल वो जंगल आई थी, तभी से लापता हो गई है। यह सुनकर विहान भी काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने कहा, अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? राजकुमारी कहाँ चली गई? यही तो हमें पता करना है कि आखिरकार वो गई कहाँ। पता होता तो हम तुमसे क्यों पूछते। अब विहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी कहाँ गई, और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। अगर कल मैं आया होता तो शायद राजकुमारी गायब न होती। अब पता नहीं राजकुमारी कहाँ है। विहान काफी ज्यादा परेशान हुआ और वह भी राजकुमारी को ढूंढने लगा, पर उसे राजकुमारी कहीं नहीं मिली। तभी अचानक विहान को किसी ने आवाज दी। विहान जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक भेड़िया था। भेड़िए को देखकर विहान काफी हैरान हुआ। क्या तुमने मुझे पुकारा? हाँ विहान, मैंने तुम्हें आवाज दी। भेड़िए को बोलता देखकर विहान बोला, हैं? पर भेड़िया बोल कैसे सकते हैं? क्योंकि मैं बोलने वाला भेड़िया हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि राजकुमारी कहाँ है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में पता है कि राजकुमारी कहाँ है? हाँ, अरे उन्हें एक तांत्रिक ले गया है। क्या? तांत्रिक ले गया है? पर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर वो राजकुमारी को हानि पहुंचाना चाहता है। तुम उन तक जल्दी पहुंचो, राजकुमारी को बचाना होगा। ओहो, पर मुझे ये कैसे पता लगेगा कि तांत्रिक राजकुमारी को कहाँ ले गया है? मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर तांत्रिक का पीछा किया करता था। यह सुनकर विहान काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने भेड़िए से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। यह कहकर विहान भेड़िए के साथ चला गया। वहीं दूसरी तरफ सेनापति महल लौट आए। राजा ने जब देखा उनकी बेटी साथ नहीं आई तो वह काफी ज्यादा परेशान हो गए। अरे मेरी बेटी नहीं आई सेनापति, कहाँ है वो, कहाँ है? महाराज, अभी तक कुछ पता नहीं चला राजकुमारी का। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? मेरी बेटी का पता नहीं लगा पा रहे हो, हैं? हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम लोग कोशिश तो पूरी कर रहे हैं राजकुमारी को ढूंढने की, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई हैं। अरे हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारी बेटी चाहिए, मतलब चाहिए। लेकर आओ उसे, समझ गए? यह सुनकर सेनापति और सैनिक वहाँ से चले गए। वही रानी काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, महाराज, हमारी बेटी कहाँ है? कहाँ है हमारी बेटी? आप परेशान मत होइए, हम अपनी बेटी को स्वयं ढूंढने जाएंगे। हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए।
यह कहकर राजा भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ वहां भेड़िया पीछे से उसकी गुफा में पहुंचा। पास आने के बाद बिहान ने कहा, ओ, ये तो गुफा है। हाँ, इसी के अंदर वो तांत्रिक रहता है। सुनो, सावधान रहना, वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो फिर भला मैं उसे हरा कैसे पाऊंगा? ये तो मुझे नहीं पता, पर तुम्हें ही अब राजकुमारी को बचाना पड़ेगा, वरना कुछ भी अनर्थ कर सकता है वो। मैंने उसे कहते हुए सुना है कि वो राजकुमारी की बलि देना चाहता है। हाँ। ये सुनकर बिहान काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भेड़िए से कहा, हाँ, ठीक है, मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ। तब तक तुम राजा के पास ये बात पहुँचा दो, समझे? जाओ। यह सुनकर भेड़िया वहाँ से चला गया और विहान गुफा के अंदर आ गया, जहाँ पर राजकुमारी एक कोने में बैठी रो रही थी। तांत्रिक पूजा पाठ कर रहा था। राजकुमारी की नजर जब विहान पर पड़ी तो वह एकदम चौंक गई। विहान यहाँ पर? इस पर विहान ने राजकुमारी को शांत रहने का इशारा किया, जिस पर राजकुमारी शांत हो गई और विहान धीरे धीरे करके तांत्रिक के पीछे चला गया और उसने एकदम पीछे से तांत्रिक पर हमला किया, जिससे तांत्रिक घबरा गया। कौन है? कौन है? किसने मुझ पर हमला किया? कौन है? और ये कहकर तांत्रिक ने विहान के सामने फेंका, जिससे विहान दूर जाकर गिर गया और तांत्रिक ने कहा, अच्छा, तो तू है? तू यहाँ पर राजकुमारी को बचाने आया है? हाँ, तूने बिल्कुल ठीक समझा तांत्रिक। मैं यहाँ पर राजकुमारी को बचाने आया हूँ और उन्हें बचा कर ही जाऊंगा। नहीं, तू राजकुमारी को नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो मेरा शिकार है, मेरा। ये तू क्या बकवास कर रहा है तांत्रिक? मैं राजकुमारी को यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा और तू मुझे नहीं रोक पाएगा। यह कहकर विहान जल्दी से राजकुमारी के पास गया और बोला, हाँ, आप ठीक तो है ना राजकुमारी? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुम बचकर रहना। तभी तांत्रिक ने विहान पर वार किया और वह दूर गिरा, जिस पर तांत्रिक ने कहा, मैंने कहा ना, तू राजकुमारी को नहीं ले जा सकता। यह सुनकर विहान भी काफी परेशान हो गया, क्योंकि तांत्रिक काफी ज्यादा शक्तिशाली था। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया जंगल आ गया, जहाँ पर उसने देखा राजा और सेनापति सभी राजकुमारी को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी उनकी नजर भेड़िए पर गई। सभी लोग सतर्क हो जाओ, ये एक खूंखार भेड़िया है। भेड़िया उनको देखकर वहाँ पर गया और राजा से कहा, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि आपकी बेटी के बारे में बताने आया हूँ। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हो गया और बोला, हैं? अरे ये तुम क्या कह रहे हो? आपकी बेटी की जान इस समय खतरे में है। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ, चलिए। यह सुनकर राजा और सेनापति भेड़िए के पीछे पीछे चले गए। वहीं दूसरी तरफ विहान उस तांत्रिक से लड़ रहा था, पर तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था। इस पर राजकुमारी ने विहान से कहा, तुम तांत्रिक का कुछ नहीं कर पाओगे, यह बहुत ही शक्तिशाली है। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से तुम्हें सुरक्षित निकाल लूंगा। नहीं निकल पाओगे, मैंने भी बहुत कोशिश की थी, पर नहीं निकल पाई। हाँ, राजकुमारी एकदम ठीक कह रही हैं। तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। पर ये बताओ कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो? जिससे कि मैं अमर हो सकूं। क्या अमर? पर ये बताओ कि तुम राजकुमारी से किस प्रकार अमर होगे? राजकुमारी एक ऐसे नक्षत्र में जन्मी है जिससे बलि देने से मैं अमर हो जाऊंगा।
इसीलिए मैं राजकुमारी को मारना चाहता हूँ। यह सुनकर राजकुमारी और विहान काफी ज्यादा परेशान हो गए और विहान ने तांत्रिक से कहा, और तू ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा जब तक मैं जिंदा हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो चल पहले तुझे ही मारता हूँ। यह कहकर तांत्रिक ने विहान पर फिर से हमला किया। तभी वहाँ पर राजा आ गए और उन्होंने हमले को रोक लिया। राजा को देखकर तांत्रिक काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे तुम लोग यहाँ पर? अच्छा, तो तू ही है जिसने मेरी बेटी को बंदी बना रखा है। वही अपने पिता को देखकर मारिया काफी ज्यादा खुश हो गई और बोली, पिताजी आप आ गए। आप ठीक तो है ना राजकुमारी? हाँ पिताजी, मैं एकदम ठीक हूँ, पर आप इस तांत्रिक को मार डालिए, यह मुझे मारना चाहता था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को मारना चाहता है? मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह कह के राजा ने तांत्रिक को मारना चाहा, पर तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उन सभी को दूर कर दिया और कहा, अरे तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं आज राजकुमारी की बलि देकर ही रहूंगा। यह कहकर तांत्रिक ने राजकुमारी को पकड़ लिया, जिसे देखकर राजा और सेनापति काफी ज्यादा घबरा गए और राजा ने कहा, राजकुमारी को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं राजकुमारी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तभी विहान ने मौका पाकर पीछे से तांत्रिक को तलवार मार दी, जिसे तांत्रिक काफी ज्यादा हैरान हुआ और राजकुमारी ने एकदम तांत्रिक को धक्का दिया और वह वहां से भाग गई। यह सब देखकर राजा काफी हैरान हुए। तभी विहान ने तांत्रिक को फिर से तलवार मार दी, जिससे वह वहीं मर गया। तांत्रिक के मर जाने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए और गुफा से बाहर आ गए। इस पर राजा ने विहान से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, बताओ राजकुमारी, क्या बात करनी है? पिताजी, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। ते हो? हाँ, मैं भी आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, पर मैं एक किसान का बेटा हूँ। ठीक है, हमें मंजूर है, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें हमारे साथ राजमहल में ही रहना होगा। नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं अपने पिता को छोड़कर राजमहल में नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा काफी खुश हुए और बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम परीक्षा में पास हुए। मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजकुमारी और विहान काफी ज्यादा खुश हो गए और इसके बाद सभी महल आ गए। फिर राजा ने राजकुमारी और विहान की शादी कर दी। अब राजकुमारी मारिया आराम से विहान के साथ रह रही थी। शिवगढ़ राज्य, जो एक अमन और शांति से भरा राज्य था, उसके राजा महाराज शिव चौहान सिंह अब बूढ़े हो चले थे और अब उन्हें अपने राज्य की चिंता सताने लगी थी। महाराज, आपको क्या हुआ है? आप सदा एक अजीब सी चिंता में खोए से दिखते हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ, अरे चिंता तो होगी ना महारानी। अरे हमारा राज्य एक चैन की जिंदगी जीता है। अरे हमारा राज्य एक चैन की जिंदगी जीता है क्योंकि मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है और अब हम बूढ़े हो चले हैं। इस राज्य की जिम्मेदारी संभाल पाना अरे हमारे लिए असंभव होता जा रहा है। तो इसमें चिंता करने वाली क्या बात है महाराज? हमारा बेटा राजकुमार गर्व भी अब बड़ा हो गया है। हम उसे राजा बना सकते हैं। आखिरकार वही तो हमारा वारिस है। हाँ, आप बोल तो सही रही हैं रानी साहिबा। हमारा बेटा योग्य तो है, पर वो दिल से बहुत भोला है।
वो राज्य संभाल सकता है, पर वो लोगों की चालाकी नहीं समझ पाएगा। परंतु समय के साथ वो सब कुछ सीख जाएगा। हाँ, तो हम आने वाले जन्मदिन पर पूरे 1 महीने के बाद राजकुमार गर्व को इस राज्य का राजा घोषित कर देंगे। ये सुन रानी प्रसन्न हो उठती है और राजा भी सुकून से भर जाता है। पर राजा का मंत्री विश्वनाथ, जो राजा और रानी की बातें सुन रहा था, वो गुस्से से भर जाता है। मैंने इतने साल तक महाराज की सेवा की, अरे अपना पूरा जीवन इन लोगों को दे दिया, और ये राजकुमार को इस राज्य का राजा बना रहे। मंत्री गुस्से से वहाँ से आ जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने इतने सालों की मेहनत को ऐसे नहीं जाने दे सकता। मुझे महाराज की गद्दी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ? मैं राजकुमार को राजा बनने ही नहीं दूं। अरे राजा तो इस राज्य का मैं ही बनूंगा। मैं कहलाऊंगा यहाँ का सबसे शानदार सम्राट। अब उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। पर सवाल यह है कि मैं क्या करूं? उसके लिए कोई तरकीब तो लगानी पड़ेगी ना। हाँ। दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर मंत्री को कोई तरकीब नहीं सूझती। तभी उसे कुछ याद आता है और वो गांव में एक गरीब आदमी के घर पहुंचता है। वहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की नजर आती है। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मैं इस राज्य का मंत्री हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, एक मंत्री की कैसे मदद कर सकती हूँ? मैंने सुना है कि तुम इस पूरे राज्य और आसपास के गांव की सबसे सुंदर लड़की हो। और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे घर पर पैसों की तंगी है। देखो, तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हें अभी के अभी सोने की 10 मुद्राएं दे दूंगा। बोलो, सौदा मंजूर? ये सुनकर वो लड़की मेघा बहुत खुश हो जाती है। सोने की 10 मुद्राएं दीजिए और बताएं मुझे करना क्या होगा। ये हुई ना बात। ठीक है, सुनो, तुम्हें राजकुमार गर्व को अपनी सुंदरता से मोहित करना होगा, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाना होगा। उसके बाद क्या करना है ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? लेकिन इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 10 मुद्राएं? राजकुमार को अपने प्रेम जाल में फांसना आसान काम तो नहीं है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ, ये सिर्फ अभी के लिए है। एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद तो मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा ना। अरे तुमको और तुम्हारे परिवार को महल में रहने की जगह भी दूंगा। हाँ, और धन की कोई कमी नहीं होगी तुम्हारे पास। अरे निश्चिंत रहो तुम, हमें राजा तो बनने दो, तुम्हारी भी अच्छी खातिरदारी होगी, समझ गई? जाओ जाओ, मन लगाकर मोहित करो उसे, जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। आप बस ये बताएं राजकुमार मिलेंगे कहाँ? कल सुबह वो तुमको राज्य के पास वाले जंगल में मिलेंगे। बस तुम वहाँ तैयार रहना, ठीक है ना? चलो हम जाते हैं। मंत्री वहाँ से चला जाता है और मेघा राजकुमार को फंसाने की तरकीब सोचने लगती है। उधर राजकुमार सुबह सुबह रोजाना की तरह सैर करने के लिए निकलता है। जैसे उस जंगल से गुजरा, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो उस वक्त तालाब से पानी निकाल रही थी। तभी अचानक मेघा को चक्कर आया और वो जैसे ही गिरने वाली थी तो राजकुमार झट से मेघा का हाथ पकड़ लेता है। अरे 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 अरे, संभल कर सुंदरी, अभी आप गिर जाती तो। शुक्रिया ए मुसाफिर, आपने तो मुझे बचा ही लिया। राजकुमार ने मेघा को इतने करीब से देखा
तो वो उसकी सुंदरता में खो ही जाता है। मेरा नाम मेघा है, यहीं पास में ही रहती हूँ। आप कौन हैं और यहाँ कैसे? पहले आपको कहीं नहीं देखा। मैं हूँ राजकुमार गर्व। मैंने भी आपको पहली बार ही देखा है। और मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे तो देखते ही आपसे प्रेम हो गया सुंदरी। आहा, आपकी सुंदरता ने तो मुझे दीवाना बना दिया है। हाँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? ये सुनकर मेघा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। ये तो बिना मेरी कोई योजना के ही मेरा दीवाना हो गया। चलो, मेरा काम तो आसान हो गया है। अरे, आप क्या सोच रही हैं सुंदरी? मैं यही सोच रही हूँ राजकुमार, आप जैसे राजकुमार से किसको प्रेम नहीं होगा, पर मैं एक गरीब लड़की हूँ, मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती। आप एक राजकुमार हैं, हमारे परिवार इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। आप उसकी तो चिंता ही मत कीजिए, मैं अपने और आपके दोनों परिवार को मना लूंगा। ठीक है, आप बस एक बार हाँ तो कह दीजिए, उसके बाद सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। नहीं राजकुमार, आपको किसी राजकुमारी से ही विवाह करना चाहिए। अरे 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 अरे, हमें राजकुमारी से नहीं आपसे प्रेम हुआ है, तो विवाह भी आपसे ही करेंगे ना। ठीक है राजकुमार, हमें कल तक सोचने का समय दीजिए, हम कल आपको यही अपना फैसला बता देंगे। राजकुमार खुशी खुशी महल वापस लौट जाता है। उधर मेघा मंत्री से गुप्त जगह पर मिलती है। कहो कहो, क्या खबर लाई हो? राजकुमार फंसे कि नहीं फंसे तुम्हारे प्रेम जाल में, बोलो। ये तो बहुत ही आसान था मंत्री जी। राजकुमार पहली नजर में ही बिना मेरी कोई तरकीब लगाए मुझ पर लट्टू हो गए हैं। मेघा मंत्री को राजकुमार के बारे में सब सच बता देती है, जिसे सुनकर मंत्री बहुत खुश हो जाता है। हा 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 हा, बहुत खूब, बहुत खूब। तुमने अपना काम बखूबी किया। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब कल तुम मुझसे मिलो तो तुमको जंगल के पास वाली गुफा में राजकुमार को लेकर आना है, ठीक है ना? गुफा में क्यों मंत्री जी? वहाँ क्या करेंगे हम राजकुमार के साथ? अरे, हम वहाँ राजकुमार को जान से मार देंगे। अब कैसे मारेंगे वो मैं तुमको समझाता हूँ, सुनो। मंत्री अपनी पूरी योजना मेघा को बता देता है। ठीक है मंत्री जी, मैं राजकुमार को उस गुफा तक ले आऊंगी, हमारी योजना सफल होगी। उधर मेघा के इंतजार में वो दिन बिताना राजकुमार के लिए बहुत मुश्किल था। सुबह होते ही वो मेघा से मिलने उसी जंगल में आ जाता है। आप आ गए राजकुमार? हाँ सुंदरी। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने और तुम्हारे पिता दोनों को मना लूंगा। बस आप एक बार हाँ कह दें, उसके बाद सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक है राजकुमार, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? मुझे आपकी वैसे तो हर शर्त मंजूर है, कहिए। ठीक है, फिर मेरे साथ आप उस गुफा में चलिए, वहीं मैं आपको अपनी शर्त बताऊंगी। अच्छा ठीक है, चलिए। उधर मंत्री एक शिकारी के साथ उसी गुफा में छिपा हुआ था। मेघा राजकुमार को उस गुफा की तरफ ले जाने लगती है। सुनो, तुमको पता है ना तुमको क्या करना है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। मैं इस टोकरी में एक जहरीला सांप लेकर आया हूँ। अरे, राजकुमार के आते ही सांप राजकुमार के ऊपर छोड़ दूंगा, जिससे कि वो राजकुमार को डस लेगा और राजकुमार की मौत हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, सब पता है। बहुत तेज खोपड़ी है अपनी। हाँ, तेज खोपड़ी। चलो, बहुत बढ़िया, सब पता है। अब देखते हैं तुम क्या खेल करते हो। चलो। मेघा राजकुमार को लेकर उस गुफा में आ जाती है।
और उसे बातों में उलझा लेती है। जल्दी से ये सांप छोड़ दो, छोड़ दो। शिकारी टोकरी खोलकर सांप छोड़ देता है। और सांप जाकर पीछे से राजकुमार के पैर पर डस देता है और कुछ ही पल में राजकुमार जमीन पर गिरकर मर जाता है, जिसे देख मंत्री का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ, शुक्र है कि ये मर गया, बला टली। हाँ, अब मैं ही बनूंगा राजा। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मंत्री जी, अगर राजा को पता चल गया कि राजकुमार को हमने मारा है तो क्या होगा? वो तो हम सबको फांसी की सजा दे देंगे। अरे किसी को पता नहीं लगेगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चालाक मंत्री हूँ मैं। हाँ, तुम दोनों अभी अपना अपना इनाम लो और राजकुमार को बाहर जंगल में लिटा दो, समझ गए? मंत्री शिकारी और मेघा को सोने की मुद्राएं देता है और वापस महल लौट आता है। मंत्री जी, क्या हुआ? आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, बताइए। अरे क्या बताएं, हमारी चिंता का कारण तो आप है महाराज, आप है। अरे क्या होगा आपका और क्या होगा हमारे इस राज्य का? अरे अरे अरे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा मंत्री जी। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। अरे हम क्या कहें महाराज, बहुत दुखद समाचार है। अरे राजकुमार गर्भ की सुबह मौत हो गई है। हाँ, अरे सुबह वो जंगल में सैर करने निकले थे, वहाँ उनको एक जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई महाराज। ये सुनकर राजा टूट ही जाता है। ये क्या हो गया भगवान, हमारा बेटा। अरे अरे अरे, रानी को पता चलेगा तो हम उनको कैसे संभालेंगे? हमें तो सांस नहीं आ रही है। हे भगवान, हे भगवान। मंत्री मौके का फायदा उठाकर राजा से कहता है, अरे अरे अरे, संभालिए महाराज, संभालिए। इस वक्त राज्य का सोचिए, कौन संभालेगा राज्य को? प्रजा का क्या होगा? मैं तो कहता हूँ महाराज, आप आराम करिए और बस इस वक्त के लिए मुझे महाराज बना दीजिए, मुझे कार्यभार दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी जान लगाकर इस राज्य की रक्षा करूंगा। प्रजा सबसे ऊपर है महाराज, आपकी हालत सही नहीं है, आप समझिए। अरे नहीं मंत्री जी, नहीं नहीं नहीं। आप हमारे राज्य के मंत्री हैं। अगर आपको राजा बना दिया तो हमारा मंत्री कौन बनेगा? आप एक बहुत होशियार मंत्री हैं। आपकी योजनाएं हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं, इसलिए आप हमारे मंत्री ही रहेंगे। हाँ, लेकिन महाराज, राज्य के बारे में सोचिए। बस मंत्री जी, बस इस समय हमें राज्य की नहीं, अपने बेटे की फिक्र है। हमें उसके पास ले चलिए, हमें तुरंत देखना है उसको। हाँ, ठीक है। चलिए महाराज, चलिए। राजा मंत्री को लेकर जंगल पहुंचता है, जहां राजकुमार मरा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे देख राजा जोर जोर से रोने लगते हैं। हे भगवान, हे भगवान। ये क्या हो गया? हमारा इकलौता राजकुमार हमें छोड़कर चला गया। अरे मदद करो भगवान, मदद करो। अरे कोई तो रास्ता हमें दिखाओ।
एक बाप को इतना मजबूर मत करो भगवान। राजा रो रहे थे। वही मंत्री खुश हो रहा था कि ये सोचकर कि वो अब राजा बनेगा। तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने राजा को रोते देखा तो उनके पास आकर कहते हैं, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। राजकुमार फिर से जीवित हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो। हाँ, क्या ये सच है बाबा? क्या हमारा बेटा राजकुमार गर्भ फिर से जीवित हो सकता है? अवश्य हो सकता है, परंतु उसके लिए तुमको कड़ी परीक्षा पार करनी होगी। सवाल ये है कि क्या तुम ये कर पाओगे? हाँ बाबा, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप बस रास्ता बताइए। तो सुनो, तुमको जादुई मणि लानी होगी। उस मणि को राजकुमार के जख्म पर छुआना होगा, जिससे कि राजकुमार का जहर खत्म हो जाएगा और राजकुमार फिर से जीवित हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं राजकुमार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ बाबा। आप बस ये बताइए कि वो मणि कहाँ मिलेगी? हम स्वयं जाकर लाएंगे, बताइए। तो सुनो, गांव के पिछले हिस्से से होकर एक रास्ता गुजरता है। वहाँ एक सफेद पत्थर है जिस पर एक पहेली लिखी हुई है। तुमको वो पहेली का जवाब देना है। अगर तुमने वो पहेली सुलझा ली तो तुमको वो मणि मिल जाएगी। समझ गए? चलो अब मैं जाता हूँ। इतना बोल बाबा वहाँ से चले जाते हैं और राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो वही मंत्री चिंता में आ जाता है। हम सुबह निकलेंगे मंत्री जी उस सफेद पत्थर के पास। राजकुमार को महल पहुंचाइए और सुबह सफर पर चलने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। ठीक। सुबह होते ही मंत्री उठ जाता है और बैठता है और खुद से कहता है, अगर राजा ने राजकुमार को जीवित कर दिया तो मैं तो राजा कभी बन ही नहीं पाऊंगा। मुझे राजा से पहले वहां पहुंचना होगा। राजा के उठने से पहले मंत्री उस सफेद पत्थर के पास पहुंच जाता है। मंत्री वो पहेली पढ़ने लगता है जिस पर लिखा था, नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोए, गली गली कूकत फिरे कोयलो कोयलो लोए। है, फिर से पढ़ता हूँ। नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोए, गली गली कूकत फिरे कोयलो कोयलो लोए। ये क्या है? इस पहेली का क्या मतलब है? ससुरा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कैसी विचित्र पहेली है। अरे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया लाकर बीच रास्ते में। अब कैसे सुलझाऊं मैं इसको? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे श्याम भाई, नरन भाई, क्या भाई? अरे गली गली कौन फिर रहा है? बकवास पहेली। बहुत दिमाग लगाने पर भी मंत्री वो पहेली सुलझा नहीं पाया। अगर इतना होशियार होकर मैं इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहा तो वो ससुरा बुढ़ा महाराज कहाँ से सुलझा पाएगा? मंत्री वापस महल आ जाता है और राजा के साथ साथ दोबारा उस सफेद पत्थर के पास पहुंच जाता है। राजा पहेली पढ़कर सुलझाने की कोशिश करता है। हाँ, हे भगवान, ये पहेली तो बहुत मुश्किल है। मैं तो इसे सुलझा ही नहीं पा रहा। अब मैं अपने राजकुमार को कैसे जीवित करूंगा? हे भगवान। अरे चलिए महाराज, वापस चलते हैं। इस पहेली को सुलझाना हमारे बस की बात नहीं है। अब नया राजा भी बनना है। चलिए महाराज, बाबा ने फालतू में आपको यहाँ बुलाया। अरे जीवन मरण को कौन भला उलट सकता है? कोई भगवान थोड़ी ना है वो बाबा। चलिए। हाँ मंत्री जी, आप सही कहते हैं। लगता है हमने वाकई में अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है और ये बात हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए।
चलिए। राजा और मंत्री मायूस होकर वापस लौटने लगे। तभी राजा की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जिसके पास एक भारी पोटली थी जो बूढ़ी औरत से उठ नहीं पा रही थी। उसे देखकर राजा उससे कहते हैं, क्या हुआ माई, बहुत परेशान दिख रही हो। हाँ बेटा, मुझे दूसरे गांव जाना है और ये मुझसे उठ नहीं पा रही है। दर्द की वजह से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ अवश्य माई, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। मंत्री जी, आप इन दोनों घोड़ों को लेकर महल पहुंचिए। हम माई को उनके गांव तक पहुंचा कर आते हैं। ठीक है, चलिए जाइए। मंत्री घोड़े लेकर वहाँ से चला जाता है और राजा बूढ़ी औरत को वो भारी पोटली लेकर उसके गांव ले जाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। इसके बदले मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आप क्या मदद करेंगे माई, मैंने अपना जवान बेटा खोया है। अब कुछ नहीं है मेरे पास खोने को और कोई इच्छा नहीं है किसी से मदद मांगने की। चलिए चलते हैं अब। तुम यहाँ तक आए, ये तुम्हारा उस पहेली को सुलझाने का इम्तिहान था। मैं तुमको उस पहेली का उत्तर बता सकती हूँ, जिससे तुम उस मणि तक पहुँच पाओगे। ये सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना ना था। हाँ हाँ, धन्यवाद माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा उस पहेली का जवाब लेकर उस सफेद पत्थर के पास जाता है। ए सफेद पत्थर, नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोए, गली गली कूकत फिरे कोयलो कोयलो लोए। मैंने तेरी पहेली का जवाब ढूंढ लिया है और इसका उत्तर है कोयल। तुरंत ही सफेद पत्थर हट जाता है और एक रास्ता बन जाता है। राजा उस रास्ते से अंदर जाता है, तभी उसे सामने रखी मणि दिखती है। हाँ हाँ, ये तो वही मणि है। इसको मैं जल्दी से ले लेता हूँ। हाँ। राजा ने जैसे ही मणि को छूने की कोशिश की, तभी उसे कोई तेज आवाज आती है। हे राजन, अगर तुमने ये मणि ले ली तो तुमको मेरे सवालों के उत्तर देने होंगे। तभी राजा ने देखा कि उस मणि की सुरक्षा एक नाग देवता कर रहा था, जिसे देख राजा डर से सहम जाता है। कैसे सवाल नागराज? मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस ये मणि चाहिए, वरना मेरा बेटा कभी जीवित नहीं हो पाएगा। बताइए क्या सवाल है नागराज? ठीक है, उसके लिए तुम्हें मेरे सवालों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो यही मेरे हाथों मारे जाओ। समझ गए? हमें मंजूर है नागराज, आप अपने सवाल पूछिए। हाँ तो ठीक है, अब सुनो मेरा पहला सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती? बोलो। हे नागराज, इसका उत्तर है समय। समय एक ऐसी चीज है जो बीत जाने पर कभी लौट के नहीं आती। अब मेरा दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा काम है जो इंसान अपने लिए खुद नहीं कर सकता? हाँ बताओ। इसका जवाब तो बड़ा ही सरल है नाग देवता। उत्तर है कि अपनी आंखों से अपने पूरे शरीर को नहीं देख सकता। हाँ, अब तीसरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? वायु। नागराज, वायु ही ऐसी चीज है जिसे कोई देख नहीं सकता और वो थी, रहेगी और है। ये सुनकर नागराज प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारे तीनों जवाब बिल्कुल सही हैं और तुम्हारे इरादे और नियति दोनों नेक हैं। अब तुम इस मणि को ले जा सकते हो, ले जाओ। हाँ,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागराज। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। राजा तुरंत ही महल पहुंचता है और राजकुमार के जख्म पर वो मणि लगा देता है, जिससे राजकुमार का जहर मिट गया और वो फिर से जीवित हो जाते हैं। अरे अरे मेरे बेटे राजकुमार गर्भ, तुम फिर से जीवित हो उठे। अरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं जिंदा हूँ, लेकिन पिताजी ये कैसे हो गया? मैं तो मर चुका था ना। हाँ बेटा, तुम तो मर चुके थे। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। सांप के काटने की वजह से तुम्हारी मौत हो गई और उसके बाद इस मणि की मदद से तुम जीवित हो गए। परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि आप वहां तक कैसे पहुंचे और कैसे हुई थी आपकी मौत, बताइए। राजकुमार को सब याद आ जाता है और वो मेघा के बारे में सब बता देते हैं। पिताजी, मेरे साथ ये सब कुछ उस सुंदर लड़की मेघा ने किया है, जो पास के गांव में रहती है। उसी ने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया था पिताजी। इतना बड़ा धोखा, पर क्यों? इससे उस लड़की को क्या मिला? अब ये तो खैर वही बता सकती। सैनिकों, जाओ उस लड़की को लेकर आओ और तुरंत हमारे सामने पेश करो। जाओ। राजा के हुक्म के मुताबिक मेघा को तुरंत राज दरबार में पेश किया जाता है। तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। अब सच सच बताओ, ये तुमने क्यों किया और किसके कहने पर किया? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मुझे जाने दीजिए। अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कारावास में डलवा देंगे और तुमको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बताओ। ये सुनकर मेघा डर जाती है और मंत्री के बारे में सब सच बता देती है। नहीं नहीं, मुझे कारावास में नहीं जाना, मैं सब सच बताती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ये सब मैंने लालच में आकर किया। ये सब मुझसे आपके मंत्री जी ने करवाया है, क्योंकि वो इस राज्य के राजा बनना चाहती है। उन्होंने ही राजकुमार को मरवाया था। ये सुनकर राजा के होश ही उड़ गए। क्या? इतना बड़ा धोखा! अरे हमने कितना विश्वास किया था उन पर। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तुरंत मंत्री जी को हमारे सामने पेश किया जाए, इसी वक्त। तुरंत ही मंत्री को दरबार में पेश किया गया। ये सब देख मंत्री डर जाता है। हाँ, लगता है इस महाराज को सब पता चल गया। अरे रे, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। मंत्री तुरंत राजा के सामने हाथ जोड़ लेता है और गिड़गिड़ा कर कहने लगता है, महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। राजा बनने के लालच में मैं अंधा हो गया था। अरे मुझको माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए महाराज, इस बार माफ कर दीजिए। बस, हरगिज़ नहीं। तुमने इतना बड़ा खेल खेला, वो भी हमारे बेटे के साथ, हमारी जान के साथ। हाँ? अरे तुमने उसकी जान ले ली और कहते हो कि तुम्हें माफ कर दिया जाए। हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। हम तुमको आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं और इस लड़की मेघा को 2 साल की कारावास की सजा सुनाते हैं। सैनिकों, ले जाओ। राजा मंत्री और मेघा को कारावास में डलवा देता है और राजकुमार को उस राज्य का राजा बना देता है। सालों बीतने पर भी राजा खुश था, क्योंकि राजकुमार एक अच्छा राजा साबित हुआ और वो राज्य हमेशा खुशहाल राज्य बना रहा। तो देखा दोस्तों, लालच, बुरी नियत हमेशा हमारा वो भी छीन लेती है जो हमारे पास पहले से होता है। इसीलिए जो आपके पास है उसकी कदर करो, ज्यादा लालच मत करो। विमला अपने घर में उदास बैठी हुई थी। कुछ दिनों पहले उसके पति का देहांत हुआ था। अपने छोटे बेटे के साथ अब विमला अपना संसार कैसे चलाए, यही वो सोच रही थी। तभी अरे विमला बहन, क्यों इतना सोच रही हो?
अब भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया है तुम्हें, तो सुख के कुछ क्षण भी अवश्य देंगे। क्या पता मीना भाभी, इतने बड़े दुख के साथ जीना ही मेरे भाग्य में है कदाचित। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर कैसे चलाऊं? मेरे पति तो एक सामान्य मजदूर थे। मेरे पास ना धन है और ना ही कोई अपना घर। इस घर का तो पहले से ही किराया बाकी है। तो तुम कोई अपना काम क्यों नहीं कर लेती? अब तुम्हें ही अपना और अपने बेटे का दायित्व उठाना होगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम कोई काम करना शुरू कर दो। हाँ, मैं भी वही विचार कर रही हूँ। इसी गांव में कुछ लोगों के घर साफ सफाई का काम कर लेती हूँ, थोड़ा तो धन प्राप्त होगा। विमला पूरे गांव में जाकर काम की तलाश करने लगती है। उसे एक साहूकार और एक बड़े व्यापारी के घर सफाई और बर्तन मांजने का काम मिल जाता है। उसे अपना पेट भरने जितना धन प्राप्त होने लगता है। वो अपने बेटे को घर पर रखकर काम पर जाने लगती है। एक दिन, अरे विमला, तुमने सुना कि पड़ोस के गांव में मेला लगा है? वहाँ पर हमारे घर की जरूरत की चीजें बहुत ही सस्ती मिल रही है। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। हाँ, तुम आज ही चले जाओ। कुछ लोग अपनी नाव में नदी पर करके दूसरे गांव में जा रहे हैं। तुम्हें उनका साथ मिल जाएगा। विमला अपने बेटे को लेकर एक नाविक के नाव में बैठ जाती है। नदी के बीचों बीच पहुंचने के बाद अचानक नाव नदी में डूबने लगती है। नाविक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हम दोनों डूब जाएंगे। विमला उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। कुछ देर के बाद नाव नदी के पानी में डूब जाती है। विमला तो जैसे तैसे बच जाती है, परंतु उसका बेटा पानी में डूब जाता है। विमला दूसरे गांव पहुंच जाती है। वहां उसे एक साधु मिलते हैं। विमला का दुख भरा चेहरा देखकर कहते हैं, क्या हुआ पुत्री? ये तुम्हारे चेहरे पर इतना दुख क्यों है? क्या बताऊं साधु बाबा, पहले तो ईश्वर ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और अब मेरा बेटा जो मेरे जीवन का एकमात्र आधार था, वो भी नदी में डूब गया। मेरा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जिस पर प्रेम कर सकूं, या कोई मुझसे प्रेम करे। तुम्हें अवश्य ही कोई ऐसा मिलेगा पुत्री, जिस पर तुम अपनी ममता लुटा सकती हो। तुम्हारी कहानी अवश्य दुख भरी है। तुम्हारे भाग्य में इतने दुख होते हुए भी तुम जीवित हो। इसका अर्थ ये है कि अभी भी तुम्हारे कुछ दायित्व अधूरे हैं, जिन्हें तुम्हें पूरे करने हैं। इसीलिए इस दुख को त्याग दो और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्री, सदा तुम्हारे साथ है। धन्यवाद साधु बाबा, आपके शब्दों से मुझे आधार मिला। विमला उस गांव में जाकर काम ढूंढती है और कुछ धनिकों के घर सफाई और बर्तन का काम करने लगती है। उसी गांव में एक झोपड़ा बनाकर विमला रहने लगती है। एक दिन वो चूल्हे के लिए लकड़ियां तोड़ने वन गई हुई थी। तभी वो भालू के छोटे से बच्चे को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। उसके आसपास कोई नहीं होता। तब अरे ये क्या, ये भालू का इतना छोटा बच्चा यहाँ अकेले कैसे पड़ा है?
इसकी माँ ऐसे कैसे छोड़कर चली गई? मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो कोई शेर या भाग आकर इस छोटे से बच्चे को खा लेगा। मैं इसे अपने साथ लेकर जाती हूँ। विमला उस भालू के बच्चे को उठाकर अपने साथ ले आती है। विमला कभी उसे केले तो कभी अनार या कभी कोई और फल खिलाकर उसका पेट पालती है। साधु बाबा सच कह रहे थे, इस भालू के बच्चे के साथ समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। मैं अपने पति और बच्चे के जाने से दुख में डूबी हुई थी, परंतु इसने मेरे सभी दुखों को भुला दिया है। अब तो ये मेरा बेटा ही बन गया है। मैं इसे कभी अपने आप से दूर नहीं करूंगी। कुछ साल बीत जाते हैं। भालू का बच्चा अब बड़ा होने लगता है। एक दिन कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं कि तभी वो भालू अचानक विमला के घर के झोपड़े से बाहर आता है। बच्चे उसे देखकर डर के मारे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर अरे भागो 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 भागो, वन से एक भालू हमारे गांव में आ गया है। अरे उसे जाल में पकड़ते हैं और महाराज के सामने ले चलते हैं, फिर महाराज बताएंगे कि इसका क्या करना है। क्यों? अरे नहीं, इसे यहीं पीट। अरे नहीं, इसे यहीं पीटते हैं। एक बार मार खाएगा तो फिर गांव में वापस नहीं आएगा। हाँ। गांव वाले विमला के घर बाहर जमा हो जाते हैं। रमेश लाठी उठाता है, तब विमला, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे हैं इसे? अरे ये भालू हमारे बच्चों को डरा रहा था। सोचो यदि इसने हमारे बच्चों को कुछ कर दिया होता तो, इसीलिए इसे भगाकर जंगल में भेज रहे हैं। एक बार मार खा लेगा ना तो फिर से गांव में आने का साहस नहीं करेगा। नहीं नहीं रमेश भैया, ऐसा मत करो। ये तो बेचारा मासूम है, ये किसी को कुछ नहीं करेगा। ये तो बहुत प्यारा है। अरे मगर तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? हाँ? क्योंकि ये मेरा भालू है। कुछ सालों पहले मैंने इसे एक वन में पाया था, तब से वो मेरे साथ ही रह रहा है, बिल्कुल मेरा बेटा बनकर। ये मुझसे बहुत प्यार करता है। इसने आज तक मुझे कभी कुछ नहीं किया है। अरे तुम्हें कुछ नहीं किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बाकी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिर ये है तो वन्य पशु ही ना। कहीं किसी बच्चे या गांव वाले पर इसने हमला कर दिया तो इसका उत्तरदायी कौन होगा? विमला काकी, सीधी सी बात है कि आप इसे वन में छोड़ कर आइए। हाँ। नहीं, मैं इसे वन में नहीं छोड़ सकती। ये मेरे बच्चे जैसा है। मैंने इसे माँ का प्यार दिया है। अरे देखो, तुम्हारी बात ठीक है विमला काकी, परंतु यदि इस भालू ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, चोट पहुंचा दी तो? नहीं, मैं तुम सबको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा भालू किसी को भी आहत नहीं करेगा। रमेश, मगन आदि विमला की बात को समझकर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन विमला काम पर गई होती है, तब फिर से भालू बाहर आता है। एक बच्चा खेलते हुए एक गड्ढे में गिरने वाला था, तब भालू भागकर जाकर उस बच्चे को उठा लेता है। तभी अरे ये भालू तो फिर से आ गया। अरे आज तो इसने हद पार कर दी। अरे इतने छोटे से बच्चे को ही उठा लिया। पता नहीं ये इस बच्चे के साथ क्या करने वाला था। हाँ? हाँ, अब इस भालू को गांव में रखना ठीक नहीं है। आज इस बच्चे को उठा लिया, कल पता नहीं और क्या करेगा। हाँ? तभी विमला काम से लौटती है। अरे क्या हुआ? तुम सब लोग फिर मेरे घर पर क्यों आए हो? ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब आ रही हैं। अरे विमला काकी, देखो देखो, तुम्हारे इस भालू ने क्या किया है। इस छोटे से बच्चे को उठाकर ले जा रहा था। हाँ। नहीं नहीं, मेरा भालू ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, अरे देखो जरा, उस बच्चे पर भालू के नाखूनों के निशान भी हैं। अरे वो तो रमेश भैया आ गए समय पर।
इसीलिए, नहीं तो ये भालू इस छोटे से बच्चे को अपने पंजे में दबोच कर मार ही डालता। फिर क्या होता बताओ? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो मगन। मेरा भालू किसी की हत्या नहीं कर सकता। अवश्य कोई और बात होगी। फिर विमला उस बच्चे को ध्यान से देखती है। रमेश, यदि मेरे भालू ने इस बच्चे की हत्या के हेतु उसे पकड़ा होता तो वो नाखून उसके शरीर के अंदर तक चुभता, पर यहाँ तो उसने सिर्फ उस बच्चे को पकड़ा था। इसका अर्थ है कि इस बच्चे को बचाने के हेतु से मेरे भालू ने उसे पकड़ा होगा। ओहो, बच्चे को बचाने हेतु? अरे आप अपने भालू को बचाने के लिए बस कहानियाँ मन घड़ंत बना रही हैं। मैं सच कह रही हूँ। रमेश भैया, मुझे तो नहीं लगता कि ये विमला काकी ऐसे मानेंगी। हमें महाराज को बताना होगा। अब वही हमारा न्याय करेंगे। ये विमला काकी तो किसी भी सूरत में भालू को नहीं छोड़ेंगी। सभी महाराज मान सिंह के पास आते हैं। महाराज के जय हो, महाराज के जय हो। महाराज, हमारी समस्या का अंत कीजिए। एक भालू ने हमारी नींद उड़ा रखी है। भालू? परंतु भालू गांव में कैसे आ गया? महाराज, ये भालू वन से आया नहीं है। इस विमला काकी ने उसे बचपन से पाला है। हमने पहले भी विमला काकी को कहा था कि उसे वन में छोड़कर आएं, परंतु इन्होंने हमारी बात मानी ही नहीं। महाराज, आज इस भालू ने एक बच्चे को उठाया और कदाचित उस बच्चे को आहत कर रहा था। ये तो गनीमत है कि पहुंच गए रमेश भैया। बच गया वो बच्चा। नहीं नहीं महाराज, मेरा भालू कभी किसी को आहत नहीं करता। इन सबको गलत फहमी हुई है। परंतु किसी वन्य जीव को अपने घर में पालना ये उचित नहीं है। ये एक सामाजिक अपराध है। मैं ये सब नहीं जानती महाराज। मैंने तो इसे कई सालों पहले अपनाया था। ये नवजात शिशु था और इसे बाकी प्राणियों से प्राणों का संकट था। इसीलिए मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आई। महामंत्री, आपका इस विषय पर क्या मत है? महाराज, इस महिला ने भालू के नवजात शिशु को अपनाकर उसके प्राणों पर जो संकट था उसका निवारण अवश्य किया। परंतु प्रजावासियों की बात भी सत्य है। भालू कुछ भी कहिए है तो एक वन्य जीव जो किसी मनुष्य को आहत कर सकता है। इसका अर्थ है कि इस महिला को अपने भालू को वन में छोड़ना ही होगा। हाँ महाराज, ये बिल्कुल सत्य है। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, ये भालू मेरे पुत्र के समान है। इसे मुझसे दूर मत कीजिए, मत कीजिए। मैं पहले ही अपनों को गवा चुकी हूँ। ये भालू ही मेरे जीवन का आधार है। अब ये भी मेरे साथ नहीं रहा तो मैं टूट जाऊंगी। महिला, हम तुम्हारी व्यथा समझ सकते हैं। तुम वर्षों तक उसके साथ रही हो। तुम्हारे मन में अपार स्नेह है उसके लिए। परंतु हम इस राज्य के महाराज हैं और हमें हर प्रजावासी की सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ता है। यदि गांव वासी को तुम्हारे भालू से समस्या उत्पन्न हो रही है तो हमें तुम्हें उसे छोड़ देने का आदेश देना अनिवार्य है। आपकी बात सत्य है महाराज, परंतु आप उस बालक को ध्यान से देखिए। उस बालक को ज्यादा घाव नहीं हुए हैं। मेरा भालू उस बलपूर्वक आहत नहीं करना चाहता था। हाँ हाँ, तुम्हारी बात सत्य है, परंतु हम केवल तुम्हारे विषय में नहीं सोच सकते। आज उस भालू ने किसी को ज्यादा आहत नहीं किया, परंतु हम तुम्हें इसे इस गांव में रखने नहीं दे सकते। तुम शीघ्र ही उसे वन में छोड़ कर आओ। ये हमारा आदेश है। क्षमा करे महाराज, क्षमा करे, परंतु मैं अपने पुत्र समान भालू को खुद से दूर नहीं करूंगी। मैं अपने जीवन से पहले ही बहुत दुखी हूँ।
मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ। इस समय मुझ में और दुख सहने की क्षमता नहीं है। तो फिर तुम्हें भी अपने भालू के साथ इस राज्य का त्याग करना होगा। हम एक भालू के लिए अपनी पूरी प्रजा को भय की खाई में बिल्कुल नहीं ढकेल सकते। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अपने भालू के साथ वन में रहने चली जाऊंगी। आपके आदेश का पालन करना ये मेरा कर्तव्य है, परंतु मेरा भालू कभी किसी को आहत नहीं कर सकता, ये बात सत्य है। विमला अपने भालू को लेकर वन में चली जाती है। एक झोपड़ा बनाती है। तब माई, भालू, तुम मेरी भाषा कैसे बोल सकते हो? मेरे साथ रहते रहते तुम मेरे जैसा बोलना भी सीख गए। माई, मैं बोल कैसे सकता हूँ ये तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। केवल तुम ही मेरी बात सुन सकती हो, परंतु आज मैं तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज मुझे तुमसे बात करना अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। तुमने आज दूसरी बार मुझ पर उपकार किया है। आज यदि तुम महाराज का आदेश मानकर मुझे वन में छोड़ देती तो पता नहीं मैं अकेले कैसे जीता। परंतु तुमने मुझे अपना पुत्र केवल कहने के लिए नहीं कहा है। तुम सच में मुझे अपना पुत्र समझती हो। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें अपना पुत्र ही मानती हूँ। तुम्हारा क्या रहस्य है ये मैं नहीं जानती, परंतु मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे पुत्र हो, यही बात सत्य है। दोनों वन में फल और पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन एक शिकारी बिरजू वन में आता है। शिकारी बहुत देर तक वन में भटकता है, परंतु उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर अरे कितनी देर हो गई, आज तो कोई शिकार ही नहीं मिल रहा। आज यदि शिकार प्राप्त नहीं हुआ तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कुछ न कुछ तो ढूंढना ही होगा। हाँ। तभी उसे भालू दिखाई देता है। अरे वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है, तो आज इस भालू का ही शिकार करता हूँ, परंतु मैं इसके प्राण नहीं लूं। एक बार ये बेहोश हो जाएगा, फिर इसे किसी मदारी को बेच दूंगा। हाँ, अच्छा धन प्राप्त हो जाएगा। फिर बिरजू एक जाल बिछाता है और दूर जाकर छिप जाता है। कुछ देर के बाद भालू झोपड़े से बाहर आता है और जाल में फंस जाता है। जैसे ही भालू जाल में फंसता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर विमला बाहर आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? रुको, मैं तुम्हें इस जाल से मुक्त करती हूँ। फिर विमला चाकू से उस जाल को तोड़ देती है। शिकारी बिरजू दूर से ये सब देख रहा होता है। बेटा, बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ माई, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है कि वन में आसपास कहीं शिकारी भटक रहा है। उसी ने तुम्हें पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया है। हाँ माँ, वन में तो शिकारी आते ही हैं। मैं आगे से सचेत रहूंगा। दोनों झोपड़े के अंदर चले जाते हैं। इधर बिरजू उस बोलने वाले भालू को देखता है और अरे 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 अरे, ये तो ससुरा एक बोलने वाला भालू है। हाँ, ये तो बड़ा मजेदार है। अब तो मुझे इसे किसी भी प्रकार से जीवित ही पकड़ना होगा। इसे बोलता हुआ देख कोई भी मुझे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएगा। मजा आ गया। बिरजू चला जाता है। कुछ दिनों के बाद एक शेर विमला के झोपड़े के पास आता है। उसे मनुष्य के शरीर की गंध आने लगती है। ढूंढता हूँ, कहाँ है वो मनुष्य? शेर आगे आने लगता है।
वो झोपड़े के अंदर झांक कर देखता है तो उसे काम करते हुए विमला दिखाई देती है। ये तो एक स्त्री है। चलो अब इसे ही आज का भोजन बना लेता हूँ। शेर विमला को खाने के लिए झोपड़े के अंदर आने लगता है। तभी भालू बाहर आता है। वनराज, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? भालू, मेरी तुझसे कोई शत्रुता नहीं है। मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, परंतु तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे उस स्त्री को अपना भोजन बनाना है। तुम उनका भोजन नहीं कर सकते। ये तो मेरा अपमान है। तुम वनराज का अपमान कर रहे हो भालू, और वन के नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हो। जिस प्रकार हम वन्य जीव मनुष्यों की बस्ती में जाकर नहीं रह सकते, उसी प्रकार कोई भी मनुष्य वन में आकर नहीं रह सकता। देखिए, वो जो भी हो वनराज, परंतु आप मेरी माता का भोजन नहीं कर सकते। कृपया कृपया आप वापस लौट जाइए, अन्यथा मुझे अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा। भालू आकार में शेर से भी बड़ा और वजन में भारी होता है। शेर अकेला होता है, इसीलिए वो विचार करता है। मैं अकेला हूँ, इस समय लौट जाने में ही भलाई है। ये बुढ़िया भला कहाँ जाएगी? कुछ दिनों बाद फिर से आता हूँ और अपने साथ कुछ और शेरों को लेकर आऊंगा। वो सब भालू को व्यस्त रखेंगे और तब तक मैं इस बुढ़िया का शिकार कर लूंगा। भालू, तुमने वन का नियम तोड़कर उचित नहीं किया। अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। शेर लौट जाता है। शिकारी बिरजू भी बार बार आकर भालू को पकड़ने का प्रयास कर रहा होता है, परंतु विमला हर बार भालू को बचाकर शिकारी को भगा देती है। शेर भी विमला की शिकार करना चाहता था, पर भालू के कारण वो विमला को खा नहीं पा रहा था। एक दिन राजमहल में महामंत्री, हम वन में जाना चाहते हैं। अवश्य महाराज, अवश्य। महामंत्री महाराज मानसिंह के जाने की व्यवस्था करने लगते हैं। महामंत्री बहुत कपटी होता है। वो महाराज मानसिंह को मारकर खुद राजा बनना चाहता था। महाराज के पहले महामंत्री शिकारी बिरजू के पास पहुंचता है। बिरजू, बिरजू, आज महाराज वन में शिकार करने आने वाले हैं। तुम्हें मेरा एक कार्य करना है, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। बोलो। अरे अरे अरे, बताइए महामंत्री जी, मुझे क्या करना होगा, बताइए। तुम्हें महाराजा मान सिंह की हत्या करनी होगी। क्या? ये आप मुझे कैसा कार्य करने को कह रहे हैं? महामंत्री, यदि मैं पकड़ा गया तो मुझे धन नहीं, दंड प्राप्त होगा, दंड, वो भी जीवन मृत्यु का। हाँ। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम तो एक शिकारी हो। छुपकर कैसे वार किया जाता है, ये तुम्हें बताने की आवश्यकता तो नहीं है। जब महाराज वन में हो, तुम अवसर देखकर उन पे ये विष लगा हुआ तीर मार देना। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं प्रजा में ये अफवाह उठाऊंगा कि महाराज की हत्या किसी शत्रु राजा ने की है। तुम्हें भय का कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, ये लो, अभी इतना धन रखो और बाकी काम पूरा होने के बाद। महामंत्री धन की पोटली शिकारी बिरजू को देता है। बिरजू धन देखकर खुश हो जाता है और महाराज मान सिंह पर नजर रखने लगता है। कुछ देर के बाद महाराज वन में आते हैं। बहुत देर चलने के बाद धूप के कारण उन्हें प्यास लगती है। महाराज को विमला की झोपड़ी दिखाई देती है और वो झोपड़ी के पास आने लगते हैं। बिरजू छुपकर देख रहा होता है। हाँ, यही अवसर है जब महाराज उस बुढ़िया के झोपड़ी में जाएंगे, उसी क्षण में ये तीर चला दूंगा। हाँ, सबको लगेगा कि बुढ़िया ने ही महाराज को मारा है। बुढ़िया दंडित हो जाएगी
और फिर मुझे उस भालू को पकड़ने का भी अवसर मिल जाएगा। ये सही रहेगा। बिरजू महाराज मान सिंह पर तीर चला देता है। तीर महाराज के गर्दन को भेद के आ ही रही थी कि तभी भालू बीच में आ जाता है और वो तीर भालू को लगता है। भालू के मुख से दर्द भरी पुकार निकलती है। भालू की आवाज सुनकर महाराज पीछे मुड़कर देखते हैं। जमीन पर गिरे हुए भालू के शरीर में तीर देखकर महाराज समझ जाते हैं कि कोई उन्हें ही मारने की कोशिश कर रहा था। विमला भी भागकर बाहर आती है। माई, तुम भालू को देखो, मैं उस शिकारी को पकड़ता हूँ। महाराज भागकर बिरजू के पास जाता है। बताओ शिकारी कि तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते थे, बोलो। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपकी हत्या करने का आदेश मिला था और उसके बदले बहुत सारा धन भी दिया गया था। अच्छा, और किसने दिया था आदेश हमारी हत्या का? मेरे किसी शत्रु राजा ने या किसी अपने ने? बोलो। महाराज नहीं बता सकता, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे तुम्हें बताना होगा, अन्यथा एक और तीर तुम्हारे शरीर को भेद देगा। बोलो। महाराज, आपके महामंत्री ने ही मुझे आपकी हत्या का आदेश दिया था। क्या? महामंत्री? परंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? महाराज, महामंत्री आपकी हत्या करके स्वयं राजा बनना चाहते हैं, इसीलिए आपको मार्ग से हटाने का उन्होंने प्रबंध किया था, मतलब आदेश दिया था। महाराज भालू के पास आते हैं। महाराज, देखा, जिस भालू को आपने राज्य से निष्कासित करवाया था, आज उसी भालू ने आपके प्राणों को बचाया है। मैंने आपको कहा था ना कि मेरा ये पुत्र किसी को कभी आहत नहीं कर सकता। आज आपके कारण मेरे जीवन का अंतिम आधार भी नष्ट हो गया। मुझे क्षमा कर दो माई। उस समय मुझे अपनी पूरी प्रजा के हित में निर्णय लेना था, इसीलिए मुझे तुम्हें इस भालू के साथ राज्य से निष्कासित करना पड़ा। परंतु तुम्हारी बात सत्य है, मेरे कारण ही तुम्हारा पुत्र आज मृत्यु को प्राप्त हुआ। विमला का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तभी अचानक तेज रोशनी फैल जाती है और भालू एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो जाता है। उसे देखकर विमला और महाराज दोनों चौंक जाते हैं। माई आश्चर्य में पड़ गई ना? मैं वही हूँ, आपका पुत्र भालू। अरे, परंतु तुम्हें तो तीर लगा था ना, फिर तुम बच कैसे गए? और तुम्हारे शरीर में ये परिवर्तन कैसे हो गया? महाराज, मैं वास्तव में स्वर्ग का एक नर्तक हूँ। मेरी उद्दंडता के कारण मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था। ऐसी क्या उद्दंडता की थी तुमने पुत्र? माई, एक बार एक ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। उनके शरीर पर बहुत सारे बाल थे। मैंने उनके शरीर को देखकर उनका उपहास किया और उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं भी एक भालू के बच्चे में परिवर्तित हो जाऊं, क्योंकि भालू के शरीर पर सबसे ज्यादा बाल होते हैं। मैंने ऋषि से अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा मांगी। तब उन्होंने अपने श्राप का निवारण करते हुए कहा कि जब तुम किसी विशुद्ध हेतु से किसी के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए उनकी सहायता करोगे, तब तुम अपने वास्तविक रूप में आ सकते हो। अच्छा, आज तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरे प्राणों की रक्षा की है। तुम अपने वास्तव रूप में आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र, परंतु इसका अर्थ है कि तुम अब स्वर्ग लौट जाओगे। मेरी कोख तो फिर से सूनी हो जाएगी। नहीं माई, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भले ही मुझे मेरा वास्तविक रूप प्राप्त हो गया है, परंतु मुझे स्मरण है
कि किस प्रकार तुमने कई बार मेरे प्राण बचाकर मुझ पर उपकार किया है। पिछली बार यदि तुम मुझे वन नहीं ले जाती तो कदाचित वास्तव रूप प्राप्त करने के लिए मैं जीवित ही नहीं बचता। मैं यहीं गांव में कुछ काम कर लूंगा, लेकिन हाँ, आज के बाद अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूं ना माई। नर्तक नर्तक, मेरी बात सुन। तुम्हें कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक नर्तक हो। तुम राजमहल में आकर मनोरंजन पर कार्यक्रम में नृत्य करोगे। मैं तुम्हें राज नर्तक घोषित करता हूँ। माई, तुम और नटवर दोनों राजभवन में आकर वहीं रहो। हमने तुम्हें राज्य से निष्कासित किया था, परंतु आज तुम दोनों जीवित हो, इसलिए मेरा तुम्हारे प्रति ये कर्तव्य है। विमला और नटवर को महाराज राजमहल में ले जाते हैं। महाराज को जीवित देख महामंत्री, महाराज, आप तो वन से बहुत जल्दी लौट आए। एक बहुत बड़ा शिकार जो हाथ लग गया, इसीलिए ज्यादा श्रम ही नहीं करना पड़ा, तो आ गया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है महाराज। मुझे एक विशेष कार्य से जाना होगा। मैं कुछ देर में आता हूँ महाराज। अरे रुकिए रुकिए, लगता है कि आपको मेरे जीवित वापस आने पर प्रसन्नता नहीं हो रही है। क्यों? कदाचित आपने विचार किया था कि शिकार करने गया हुआ राजा खुद ही शिकार बन गया होगा, है ना? आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भला ऐसा विचार क्यों करूंगा? मैं तो सदा ही आपकी सुरक्षा के विषय के बारे में विचार करता हूँ। इसीलिए आपने उस शिकारी बिरजू को मेरे रक्षण पर मुझ पर विषैला तीर चलाने के लिए कहा था, क्यों? कौन शिकारी? मैं किसी बिरजू को नहीं जानता महाराज। अवश्य ही आपसे किसी शत्रु का दुष्कर्म होगा ये, और मुझे फंसाने की साजिश। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बिरजू अभी भी जीवित है, और उसी ने कहा है कि आपने उसे राज खजाने से धन, स्वर्ण और बहुत सारे हीरे दिए हैं हमारी हत्या करने के लिए। आप इतनी बड़ी चोरी कर सकते हैं, ये हमें ज्ञात नहीं था। हाँ? नहीं महाराज, मैंने राज खजाने से केवल धन ही चुराया था, स्वर्ण और हीरे नहीं। देखा, आपने स्वयं ही सत्य बता दिया। ये हमारे किसी शत्रु का दुष्कर्म नहीं, अपितु आपका ही हमारी हत्या करने का प्रयत्न है। सैनिकों, बंदी बना लो इस दुष्ट को और देशद्रोही महामंत्री को, और राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ी की चोटी से इसे नीचे फेंक दो। ले जाओ। नहीं महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। महामंत्री महाराज के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, पर महाराज सैनिकों को उसे पहाड़ी से नीचे फेंकने का आदेश देते हैं और सैनिक उनके आदेश का पालन करते हैं। नटवर अपने नृत्य से सबका मन मोह ले लेता था। विमला और नटवर प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।